देखिए, जैसे आपको दिया है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट का, किसी वस्तु का, ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान 20 केजी है तथा उस वस्तु को, ऑब्जेक्ट को 10 मीटर ऊपर उठाने के लिए किया गया कार्य होगा। पहला न्यूमेरिकल। ठीक है, लिख लो तो बता देना। इसको साथ में लिख लो, थोड़ी जगह छोड़ देना। क्या? हाँ जी, 10 ले लो, जी का मान 10 ले लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अभी सॉल्व करा दूंगा मैं साथ में। किन्हीं दो कारों का, किन्हीं दो कार से का गतिज ऊर्जा का अनुपात, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 1/3 है तथा उनके वेगों का अनुपात वेलोसिटी का रेशियो अनुपात 3/1 है, तो उसके द्रव्यमान, बोले तो मास का रेशियो होगा, कितना होगा? ये आपको सेकंड दिया है। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु का, ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान, मास 50 केजी है तथा वह वस्तु, ऑब्जेक्ट 4 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो वर्क डन कितना होगा, फाइंड करो। ठीक है, नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान, उसका मास 20 केजी है, यदि उस वस्तु को किसी ऊंचाई से यदि किसी वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो जमीन पर
टकराने के दौरान उस वस्तु का वेग v क्या होगा, यह आपको दिया है। चलो क्या पीछे, चलो चलिए। सबसे पहले न्यूमेरिकल आपको यह दिया है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट का m कितना है, कितना दिया है m, 20 दिया है, 20 kg, और इसके साथ में उस वस्तु को 10 मीटर, यानी कि आपको क्या दिया है, हाइट दिया है 10 मीटर, और आपको पूछा क्या है, W पूछा है क्या? आपने देखा कि W का फॉर्मूला क्या होता है, mgh भी तो होता है, कल बताया था ना आपको। m कितना दिया आपको, 20, g का वैल्यू 9.8 होता है, आप 10 ले लो ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। और आपको h कितना दिया है, ये भी आपको 10 दिया है, तो ये कितना हो गया टोटल, 2000 जूल। कितना हो गया, 2000 जूल इसका आंसर आ जाएगा। क्या सही आ रहा है क्या सभी का, यही आ रहा है क्या? हाँ यही आ रहा है। चलो हो गया सबसे। आप एक काम करो, एक डेटा और लिख लो, जहां पे 20 केजी है इसकी जगह आप 50 केजी लिख लो, और जहां हाइट 10 मीटर है वहां पे आप 15 मीटर कर लो, और इसका आंसर बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ कितना जूल आएगा, कितना आएगा, 7500 आएगा क्या? ठीक है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है अब आपको, आपने सीधा देखा m पड़ा है हमारे पास में, कितना है 50, हाइट पड़ी है कितनी है 15 मीटर, 15 इंटू 5 कितना हो गया 75, एक जीरो तो ये लगा और एक जीरो किसका आया, इस g का आया, तो आंसर क्या हो जाएगा 7500। ठीक है, ये सवाल कल इसका फॉर्मूला आपको बता चुका था, और ये वाला सवाल आज किया है। नेक्स्ट देखो, ये हो गया सबसे, नहीं हुआ, एक समझा देता हूं, एक आप करना। देखो इधर आपको दिया है कि दो कारों का गतिज ऊर्जा, यानी कि आपको काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2, इसका आपको रेशियो दिया कितना है 1/3, ये आपको इसका रेशियो दिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात सुनना, और आपको दिया है उनके वेलोसिटी का अनुपात, यानी कि v1/v2 कितना है 3:1, और आपको इसमें पूछा है कि उसके द्रव्यमानों का अनुपात कितना होगा, यानी कि m1/m2, ये आपको पूछा है। आपको पता है इन तीनों चीजों में रिलेशन होता है क्या, काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल टू क्या होता है हाफ mv², ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल टू हाफ m2 और v² का 2। अब आपको पता है कि ये तो कट जाएगा पूरा, ठीक है। अब मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी 1 कितनी दे रहा है आपको, 1/3, यही तो आएगा इसकी जगह, इक्वल टू क्या हो जाएगा m1/m2 इंटू v1 कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और आपको ये कितना दिया है v2 1, तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 27। अब मुझे बताओ m1 रेशियो m2 कितना हो जाएगा 1:27, ये आ जाएगा रेशियो किसका 1:27 m1 m2 का, और यही आपको पूछा गया था। तो उनके मास का रेशियो कितना हो जाएगा 1:27। ठीक है क्या, एक आप कर लो सेम सवाल, इसकी जगह आप कर लो 4/3, और इसकी जगह कर लो आप
3/4। ये दो सवाल, एक ये और एक ये, फटाफट से रेशियो निकाल के बताओ कितना आएगा। चौसठ 27, ठीक है, यही आ रहा है क्या? यही आ रहा है सबका? बताओ। देखो आपको ये वैल्यू दे दिया इसने कितना, 4/3 काइनेटिक एनर्जी, तो इसकी जगह मैं 4/3 लिख दूं सीधा। और मेरे दिमाग में सवाल कर रहा है कि हाफ से हाफ क्या होगा, कट जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1/m2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब पता है आपको 16 चौक 64, 64 आ गया m2 इक्वल टू आ गया m1 कितना 27, 27 m1। अब आपको पता है m1 रेशियो m2 क्या हो जाएगा 64:27। क्या सबका यही आ रहा है क्या? यही आ रहा है क्या? आ गया? चलिए नेक्स्ट, रुकूं, चलो आगे, रुकूं, उतार। चले आगे, चलिए नेक्स्ट सवाल करो। ये यदि किसी वस्तु का मास है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका 50 केजी है, उस वस्तु जो है ऑब्जेक्ट वो 4 मीटर प्रति सेकंड से 8 हो जाती है, तो वर्क कितना होगा बताओ, कितना आएगा 1200 जूल। देखो किसी वस्तु का द्रव्यमान 50 केजी, वस्तु का 4 मीटर प्रति सेकंड से क्या हुआ 8 हो गया, और आपको वर्क डन पूछा है। कल आपको इसको मैंने डिफाइंड भी किया था, क्या होता है W बराबर हाफ m, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा v² माइनस u²। अब आपको पता है हाफ का हाफ रह गया, कितना हो गया 50, और इसको सीधा ही माइनस कर दूं क्या, ये कितना हो जाएगा 64 माइनस कितना हो जाएगा 16, घटा दोगे इसमें कितना बचेगा ये 25, कितना हो जाएगा 25 इंटू 48, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना आ जाएगा 1200 जूल, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या? ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल करके बताओ। ये यदि किसी ऑब्जेक्ट का मास कितना है 20 केजी है, उस वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई से छोड़ा जाता है, तो जमीन पर जब वो ऑब्जेक्ट टकराएगा तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? याद आ रहा है कुछ फॉर्मूला? नहीं आ रहा? कल आपको बताया था, पता है, याद हो तो आपको एक बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंका जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है डिक्रीज होती है। तो फाइनली आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, V इक्वल टू रूट में क्या होता है 2GH, बताया था क्या? ये कैसे आया ये भी बताया था। अब आपको पता है ये तो 2 फिक्स है, इंटू जी का मान 10 ले लो और हाइट कितनी है 10, क्या इसमें ये मास दिया इसका कोई वैल्यू है क्या? कोई वैल्यू ही नहीं है इसमें, तो ये मल्टीप्लाई कर दो, इसमें क्या आ जाएगा ये 10√2, और यही आपका आंसर हो जाएगा 10√2 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है क्या? कर लोगे पक्का? ठीक है, ये आपको इसमें जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं ये भी करा दिया, इससे तो बहुत बनते हैं, बाकी बनेंगे यही। चलो आगे, चलिए अब देखो दो टर्म्स आपको समझना पड़ेगा न्यूटन के नियम से पहले। मैं आपको 3 इक्वेशन बता रहा हूं न्यूटन की, और उससे पहले 2 चीज कराऊंगा, एक तो मोमेंटम और एक इंपल्स और न्यूटन के लॉ। उसको समझने से पहले आपको चीज समझना। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ न्यूटन, न्यूटन की समीकरण, इक्वेशन ऑफ न्यूटन कि न्यूटन की समीकरण कितनी है। न्यूटन ने 3 समीकरण दी थी, कितनी दी थी 3।
सर कौन कौन सी है? मैंने कहा पहले इसने इक्वेशन दी थी, वो थी क्या? v बराबर u प्लस एटी। v बराबर होता है u प्लस एटी, बताई थी आपको। दूसरी इक्वेशन होती है s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन होती है इसकी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन होती है। अब मुझे आप एक बात बताओगे, इन तीनों इक्वेशन के अंदर, इन तीनों इक्वेशन के अंदर आपको क्या इक्वल दिख रहा है? सर एक्सेलरेशन इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन कब लगाई जाती है? ये लगाई ही एक्सेलरेशन के लिए जाती है, यानी कि त्वरण के लिए लगाई जाती है। अब बात ये आती है कि सर इसके अंदर अगर ए कॉमन है तो पूछा जाएगा, ये इक्वेशन हमें जब फाइनली करते, जैसे ऐसे देगा कि न्यूटन की सेकंड इक्वेशन हमें क्या देती है? ऑप्शन आएगा वेलोसिटी पोजीशन, वेलोसिटी टाइम, स्पीड एंड टाइम, ऐसे इक्वेशन आएगा, पूछेगा आपको। तो आपको पता है इसके अंदर मुझे दो चीज दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर? एक तो मुझे दिख रहा है वेग और समय, यानी कि वेलोसिटी एंड टाइम। वेलोसिटी और क्या दिख रहा है? टाइम। तो न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन देता है मुझको वेलोसिटी एंड टाइम। आपको पता है ए तो सब में कॉमन है, तो ए कर जाएगा। अब बचा हुआ क्या है इसमें? एक तो टी है और एक क्या है? वी यू है। ये होगा तभी तो एक्सेलरेशन आएगा। दूसरी चीज, इसके अंदर अगर ए को निकाल दिया तो आपको पता है v माइनस यू अपॉन टी, ये पूरा होता है तब क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। इसमें आपको v नहीं दिख रहा है, खाली क्या है? u। तो ये हमको क्या दे रहा है? सर ये देता है स्थिति समय। क्या देता है? स्थिति और समय, यानी कि ये देता है पोजीशन और टाइम। ठीक सर। थर्ड इक्वेशन, आपको पता है इसमें आपको क्या दिख रहा है? खाली एक पोजीशन दिख रही है और क्या दिख रहा है? v और u दोनों। तो ये जो देता है वो देता है स्थिति और वेग, यानी कि देता है पोजीशन, पोजीशन और वेलोसिटी। क्या देता है? वेलोसिटी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भैया। इन तीनों से इक्वेशन से क्वेश्चन आया था, और यही क्वेश्चन आया था कि न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन क्या देती है, न्यूटन की सेकंड इक्वेशन और न्यूटन की थर्ड इक्वेशन। ये तीनों इक्वेशन ध्यान रखना। हाँ बोलो। ये बताऊं? क्या कह रहे हो? ये बताऊं? देखो इसमें एक्सेलरेशन तो कट गया। अब इसके बाद में आपके पास में क्या पड़ा है? वीयू, यानी कि वेलोसिटी, और एस क्या इंडिकेट करता है? पोजीशन को। तो आपके पास में स्थिति और वेग ही तो है, वही तो मैंने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट बात सुनना। चलो आगे, ये लिख लिया? लिख लिया क्या? चलिए नेक्स्ट क्या आता है वो सुनना। नेक्स्ट सर ये आता है कि दो चीज पढ़नी पड़ती है न्यूटन से, जब न्यूटन के नियम पढ़ते हैं उससे पहले। वो नियम क्या है वो समझना। एक तो पढ़ना पड़ता है आपको संवेग। क्या पढ़ना पड़ता है? संवेग, यानी कि मोमेंटम। मोमेंटम। सर ये संवेग क्या होता है समझना। जैसे मान लीजिए संवेग का मतलब ये होता है कि किसी ऑब्जेक्ट जो है उसका कितना मास है और वो कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, उसका जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या कहलाता है? मोमेंटम। तो संवेग क्या होता है? सबसे पहली बात सुनना, यह द्रव्यमान यानी कि मास तथा वेग का, वेलोसिटी का गुणनफल होता है। क्या होता है? गुणनफल, यानी कि मल्टीप्लाई होता है, गुणनफल होता है। अब एक सेकंड इधर देखते रहना आप। देखो इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं।
प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट बात सुनना, P इक्वल टू क्या होगा, mv होगा क्या, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा। अब मेरी बात सुनना, ये तो कह रहा है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है, वेग होता है। अब इसी के साथ में आप एक और चीज सुनते रहना, देखो एक होता है जिसको बोला जाता है इंपल्स, इंपल्स, और इसको बोलते हैं आवेग। ये क्या होता है कि किसी वस्तु पर ऑब्जेक्ट पर थोड़े समय के लिए सम टाइम के लिए लगाया गया बल यानी कि फोर्स क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। एक बार दोनों को देखते रहना साथ में आप। दूसरी चीज क्या है, इसे जे से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अब एक बात बताओ आप, इसको मैं J इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, F.T लिख सकता हूं। किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए, समय मतलब टाइम, लगाया गया बल यानी कि फोर्स का मल्टीप्लाई क्या होता है, इंपल्स होता है। ठीक है क्या। अब इधर देखते रहो एक बार, देखो मोमेंटम में मैंने क्या लिखा था कि P बराबर होता है mv, होता है क्या, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इस m को मैं kg लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं, ठीक है। इस v को मैं मीटर प्रति सेकंड लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं। अगर मुझे इसकी डायमेंशन पूछा जाता है कि सर mlt कितनी होगी, m1 l1 t माइनस 1 होती है क्या, होती है। अब मेरी एक बात सुनना, अगर मुझे यह पूछा जाए कि आवेग जो होता है इंपल्स, इसमें एक बात बताओ मेरे को, F को मैं m डॉट a लिख सकता हूं क्या, और t पहले से पढ़ा है, इसको भी t लिख दिया, टाइम। अब मुझे एक बात बताओ, इस m को मैं kg लिख सकता हूं क्या, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये सेकंड टाइम पहले से पढ़ा है। तो आप मुझे एक बात बताओ, एक सेकंड से एक सेकंड कट गया, तो फाइनली ये क्या आ गया, केजी प्रति मीटर सेकंड आ गया क्या। इसको देखो और इसको देखो, सेम है क्या, सेम है क्या। अगर मुझे इसकी डायमेंशन पूछा जाए कि सर इसकी डायमेंशन क्या होगी, mlt, तो m1 l1 और t माइनस 1, क्या इसकी डायमेंशन मोमेंटम और इंपल्स की सेम है क्या, यहीं से क्वेश्चन आता है। किनकी डायमेंशन सेम होती है, तो आवेग और संवेग यानी कि इंपल्स और मोमेंटम, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है क्या है, ध्यान से सुनना, यह दोनों कौन सा, आवेग और संवेग, दोनों ही कैसी राशि है, सदिश राशि है, बोले तो वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इनकी दोनों की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। विमा भी समान, यूनिट भी क्या होता है, समान होता है, और दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है क्या। अब आगे सुनना मेरी बात, देखिए अब इससे आगे चले तो नेक्स्ट आया न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ यानी कि न्यूटन के नियम। सर ये न्यूटन के नियम क्या है वो समझना। सबसे पहला जो नियम है फर्स्ट लॉ, ए फर्स्ट लॉ, ये क्या कहना चाह रहा है थोड़ा सा समझो। यह कहना चाह रहा है कि यदि कोई वस्तु, ऑब्जेक्ट अगर गति में है
मोशन में है तो वह गति में ही, मोशन में ही रहना चाहती है। यदि कोई वस्तु विराम में है, रेस्ट पर है, तो वह विराम में ही रहना चाहती है। रेस्ट पर ही रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स कार्य नहीं करे। यह न्यूटन का फर्स्ट नियम होता है। अब सुनना, इस फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं? इसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलीलियो का। और इससे ही जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया। ये क्या होता है समझना, अभी आपको पता चल जाएगा। देखो एक बात सुनना, मेरे पास एक कोई इतना ऑब्जेक्ट है, ठीक है क्या? मान लीजिए इसका मास जो है वो 10 kg है, ठीक है। दूसरी चीज ये मान लीजिए आप ऑब्जेक्ट क्या है, ये कार ही है, और एक मेरे पास इस प्रकार से ये एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये क्या है, बस है, और इसका वेट मान लीजिए कितना है, 50 kg एग्जाम्पल के तौर पे। ये कितना है, 10 kg, और ये कितना है, 50 kg। आप मुझे एक बात बताओ, अगर न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसमें, मोशन में है, तो मोशन में है तो किसमें रहना चाहता है, मोशन में। अगर रेस्ट पे है तो वो किसमें रहना चाहता है, रेस्ट पे, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करे। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन चेंज हो रही है, यानी कि मोशन से रेस्ट पे या रेस्ट से मोशन के अंदर, तो उसके लिए कुछ ना कुछ बैरियर लग रहा है, यानी कि कोई ना कोई क्या लग रहा है, विरोध उत्पन्न हो रहा है, रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। उसी को क्या कहा जाता है, जड़त्व कहा जाता है, यानी कि इनर्शिया कहते हैं। अब मेरी बात सुनना, इनर्शिया क्या होता है? मेरे पास ये ऑब्जेक्ट एक कार है और ये बस है, ठीक है क्या? आप मुझे एक बात बताओ, मुझे ज्यादा फोर्स किसमें लगाना पड़ेगा हिलाने के लिए? किसको? सर बस को। इस पे फोर्स ज्यादा, और इसके कंपैरिजन में इसमें फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। लगेगा क्या? आप मुझे एक बात बताओगे ध्यान से कि जो जड़त्व होता है, बोले तो इनर्शिया, वो आप मुझे बताओ कि जड़त्व किसका ज्यादा होगा? किसका? बस का या फिर कार का? बस का ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि ज्यादा विरोध, ज्यादा रिस्ट्रिक्शन कौन लगाएगा, ये या ये? बस लगाएगी। और बस लगाएगी तो आप देख पा रहे हो कि इसका मास भी क्या है, ज्यादा है, यानी कि द्रव्यमान ज्यादा है। तो कहने का मतलब एक कॉमन सेंस चीज है कि जिसका द्रव्यमान, मास ज्यादा होगा, उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और उस पर उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा उसको ऑब्जेक्ट की स्थिति, उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए। ठीक है क्या? क्वेश्चन क्या आएगा वो बताओ। आपसे क्या पूछा जाएगा, जड़त्व की माप यानी कि इनर्शिया का मेजरमेंट किसमें किया जाता है? आंसर क्या करोगे? द्रव्यमान। ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब एग्जांपल रियल लाइफ आप खुद सोचो। देखो
मेरे पास एक कार है और एक क्या है, ट्रक है। एक कार एक ट्रक है, मैं जैसे ही उस पर एक्सीलरेट करूंगा, रेस दबाऊंगा, जैसे ही रेस दबाया कार क्या हो जाएगी, जल्दी से अपनी पोजीशन चेंज कर लेगी। लेकिन उसी पोजीशन को चेंज करने के लिए ट्रक को क्या लगेगा, टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि सर उसका मास ज्यादा है, किससे कंपैरिजन, कार से। अगर जिसका मास ज्यादा है, इसका मतलब वो अपने प्रकृति में, अपने नेचर में चेंज, बदलाव का क्या करेगा, विरोध करेगा, रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। और ज्यादा विरोध कौन करेगा, ट्रक करेगा। इसका मतलब उसका इनर्शिया क्या है, ज्यादा है। ठीक है क्या? अब सर सवाल कैसे आता है? सवाल ऐसे आता है, ये इनर्शिया जो होता है, जड़त्व, सेम डेफिनेशन यही जो लिखा है मैंने, यही जड़त्व का मतलब होता है, इनर्शिया का मतलब होता है। लेकिन इनर्शिया जो होता है ना, ये 3 टाइप का इनर्शिया होता है। तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया, टाइप ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व के प्रकार, जड़त्व के प्रकार। देखो सर, ये जड़त्व के प्रकार कितने प्रकार का होता है? मैंने कहा इनर्शिया जो होता है ना, वो 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 3 टाइप का इनर्शिया होता है। सर कैसे? मैंने कहा एक तो जो होता है वो होता है गति का जड़त्व। किसका जड़त्व? गति का जड़त्व, यानी कि इनर्शिया ऑफ मोशन। सर सेकंड कौन सा होता है? मैंने कहा विराम का जड़त्व, यानी कि रेस्ट ऑफ इनर्शिया। और तीसरा जो होता है वो होता है दिशा का जड़त्व। किसका? दिशा का जड़त्व, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया, डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। अब आप मेरी एक बात सुनना, क्या, देखो इसको रियल लाइफ में समझो, आपको एग्जांपल लोड लेने की जरूरत नहीं है, एग्जांपल से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, खाली इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। देखो एक बात बताओ, मेरे पास ये कोई बस है इस प्रकार से, ड्राइवर क्या करेगा, ये बस जो है अभी की कंडीशन मान लो किसमें है, रेस्ट में है, यानी कि विराम में है। ठीक है क्या? अब क्या किया, इस ड्राइवर ने इस विराम से इस बस को किसमें लिया आया, मोशन में लिया आया। बोले तो किसमें लिया आया, गति में लिया आया। जैसे ही उस पर क्या दिया, पहले रेस्ट पे थी, तो रेस्ट पे ही थी ना। अब जब वो मोशन पे लेके आया, इसका मतलब उस पर क्या लगाई, उसने रेस दिया है। और जैसे ही इस पे रेस लगाया, वो रेस क्या हो गया, एक्सटर्नल एफर्ट हो गया, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स हो गया, यानी कि बाह्य बल लगाया। क्या ये अपने आप बस आगे मोशन में आ जाती क्या रेस से? नहीं आती। उसने रेस दबाई, ये रेस ही एक प्रकार का क्या हो गया, उसका एक्सटर्नल फोर्स हो गया। ठीक है, अब ये वापस किसमें है, मोशन में है। किसमें? मोशन में है। जब ये मोशन में है, इस मोशन से वापस इसको रेस्ट पे लेके आएगा, तो क्या दबाएगा, ब्रेक। और वो ब्रेक ही क्या हो गया, क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स हो गया, यानी कि बाह्य बल हो गया। अब आप रियल लाइफ में मेरे को एक बात बताओ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर कोई बस रेस्ट पे है, रेस्ट पे होगा, अगर उसके अंदर आप भी बैठे हो, अगर वो रेस दबाएगा ड्राइवर, तो आपको किस तरफ धक्का लगेगा, पीछे की तरफ। लगता है क्या? पहले किस में था, बस रेस्ट में। जब रेस्ट में था, उसने क्या किया, रेस दबाया, तब पीछे की तरफ धक्का लगा। पहले ये क्या हो गया, किसका जड़त्व हो गया, रेस्ट ऑफ इनर्शिया। अब बस चल रही है 60 किलोमीटर प्रति आवर से, और उसमें वो ब्रेक लगाएगा, ब्रेक लगाते क्या होगा, आगे की तरफ धक्का लगेगा। तो ये किसका है, गति का जड़त्व। तो 2 चीज ध्यान रखना, इसमें धक्का जो है वो किस तरफ लगता है, गति का जड़त्व किस, चल रहा है ना, तो आगे की ओर लगेगा, ब्रेक लगाएगा तो धक्का आगे की तरफ। और जब रेस्ट का जड़त्व होगा, तब किधर लगेगा, धक्का पीछे की तरफ। तीसरी कंडीशन, आपने देखा होगा कि जब कार कोई होती है,
ऐसे मान लीजिए उस कार को ऐसे मोड़ना है, तो गाड़ी तो किस तरफ मुड़ेगी? इस तरफ। लेकिन उसमें जो व्यक्ति बैठा है उसको किस तरफ लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में धक्का लगता है ना ऐसा। तो ये जो होता है दिशा का जड़त्व, ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है? धक्का लगता है। ठीक है क्या? ये 3 पूछा जाएगा। अब इसी से ही 3 सवाल आते हैं। क्या आते हैं? सुन लेना। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन है, वो 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है। इस ट्रेन को 60 मीटर प्रति सेकंड पे लेके जाना है। कितना? 60। 20 से 60 हुई, इसका मतलब ट्रेन पक्का क्या हो रही है? एक्सीलरेट हो रही है। और ये क्या हो रही है? और इसी में एक व्यक्ति बैठा है जो सिक्का उछालता है ऊपर की तरफ। तो ये सिक्का किस तरफ गिरेगा? पीछे की तरफ। किस तरफ? पीछे की तरफ। मुझे बताओ, क्या सेम डायरेक्शन है क्या? यही तो है, इसका ही तो एग्जांपल है। तो ये किसका हो गया? विराम का जड़त्व। वापस से क्या हुआ? ये 60 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है और आई किस पे? 20 मीटर प्रति सेकंड से। ये क्या हो रही है? रिटार्डेशन नहीं हो रही है क्या? मतलब ब्रेक लगा रहा है, रिटार्डेशन यानी कि मंदन हो रहा है। अब जब धीरे होगी और व्यक्ति एक सिक्का उछालेगा तो सिक्का किस तरफ गिरेगा? आगे की तरफ। देन थर्ड कंडीशन क्या है? कोई ट्रेन जो है, कोई ट्रेन या बस मान लीजिए, कोई बस जो है वो फिक्स 50 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से क्या हो रही है? चल रही है। 50 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से क्या हो रही है? चल रही है। अब इस कंडीशन में कोई व्यक्ति सिक्का उछालेगा तो सिक्का कहां गिरेगा? उसी के ही ऊपर वापस गिर जाएगा। ठीक है क्या? ये 3 कंसेप्ट आते हैं, ध्यान से सुनना। इस कंसेप्ट को समझ गए आप तो इसमें अब मैं एक बात बताऊं, मैंने ट्रेन का आपको एग्जांपल बताया, मैं ये बोल देता कोई व्यक्ति घोड़े पे बैठा है। किस पे बैठा है? घोड़े पे। घोड़े ने आगे चलना स्टार्ट किया तो व्यक्ति किस तरफ गिरेगा? पीछे की तरफ। कौन सा है? कौन सा है? रेस्ट का। किसका है? रेस्ट का। कोई घोड़ा चल रहा है, घोड़ा रुकने पर व्यक्ति आगे की ओर गिर जाता है, किसका है? गति का। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आएगा बन बन के। ठीक है, कर लोगे क्या? उतारना है अब आपको? बिल्कुल उतारो, बाकी मिलते हैं कल।